हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपनी यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है राजन सीरीज को कर रहे हैं और ये क्लास जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। इसमें जो है हम लोग राजन सीरीज को जो है बिल्कुल हम लोग करने वाले। ये पेपर नंबर फर्स्ट को कराया जा रहा है और उसके बाद में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा ये 2025 का संस्करण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नया संस्करण है और इसमें जो है हम लोग सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो है इस वीडियो में करने वाले और इसमें जो है एग्जाम में आने वाले प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे और इसका पीडीएफ या फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री नोट्स और पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ये लेक्चर नंबर अगर हम बात करें तो लेक्चर नंबर ये आपका थर्ड है, ठीक है? इसके पहले हम लोग जो है 2 वीडियो कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर आपका थर्ड है। तो अगर एक बैच चल रहा है, अगर इससे आप लोग जुड़ना चाहें तो बिल्कुल चैनल पर जाके बिल्कुल फ्री में जो है प्लेलिस्ट सभी सब्जेक्ट का जो है बन चुका है। तो आप लोग अगर नहीं ये क्लास ले रहे हैं तो आप लोग क्लास ले सकते हैं। और इसमें क्या सुविधा होगी, फ्री वीडियो हो गया, प्रीवियस ईयर विचार विमर्श, पीपीटी और कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर सभी सुविधाएं इस बैच में आपको बिल्कुल फ्री में जो है प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है? तो अभी तक आप लोग क्लास नहीं देखे हैं तो क्लास 1-2 वीडियो देख सकते हैं, फिर उसके बाद में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल फ्री ये यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है, अभी ये क्लास चल रहा है। और पीडीएफ आप लोगों को जो है टेलीग्राम पर जो है प्राप्त हो जाएगा। आप लोग अगर पीडीएफ इसका देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। इसके पहले तो चलिए हम लोग देखते हैं राजन सीरीज को। इसके पहले हम लोग जो है कितना क्वेश्चन देख चुके थे, इसके पहले हम लोगों ने जो है 2 वीडियो में 100 क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो चुका था। तो इस वीडियो में हम लोग जो है 101 नंबर से जो है करने वाले हैं। तो 101 नंबर में दिया है कि निम्न में से कौन-सी शिक्षण विधि के प्रणेता जो प्लेटो हैं, ठीक है? कौन-सी शिक्षण विधि के प्रणेता जो है प्लेटो हैं। तो यहाँ पे दिया है प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, संबंध विधि या आलोचनात्मक विधि। तो इसके अगर प्रणेता की बात करें तो ये जो प्लेटो है, प्लेटो का संबंध जो है ये प्रश्नोत्तर विधि से होगा, ठीक है? प्लेटो का संबंध जो होगा ये संबंध विधि से होगा। और यहाँ पे अगर प्रश्नोत्तर विधि की बात करें तो प्रश्नोत्तर विधि के प्रणेता जो हैं ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। प्रश्नोत्तर विधि जो होता है ये सुकरात होते हैं, सुकरात हो जाएँगे और उसके बाद में संबंध विधि के इसके जो है ये प्लेटो हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद में 102 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? टैगोर का है, अरस्तू का है या विवेकानंद का है या महात्मा गांधी का है? तो इस कथन की अगर बात करें तो ये विवेकानंद जी का है, ठीक है? ये कथन जो है विवेकानंद जी का है। उसके बाद में 103 नंबर की हम बात करते हैं तो 103 नंबर में दिया है दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। जो दूरस्थ शिक्षा के अलावा इस चारों ऑप्शन में से कौन-सा नहीं है? मुक्त अधिगम हो गया, बाहरी अध्ययन हो गया, सहशिक्षा हो गया, पत्राचार शिक्षा हो गया। तो इसमें जो सहशिक्षा होता है ये दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। 104 नंबर की बात करें तो बौद्धकालीन शिक्षा में जो प्रवज्जा संस्कार होता था, जो प्रवज्जा संस्कार होता था ये कितने वर्ष के बालक को दिया जाता था? 8 वर्ष के, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 11 वर्ष? तो ये जो है 8 वर्ष के बालक को जो है दिया जाता था प्रवज्जा संस्कार, 8 वर्ष। ये 8 वर्ष के बालक को दिया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं 105 नंबर। इसमें है मारिया मांटेसरी भारत कब आई थी? 1909 में, 1919 में या 1929 में या 1939 में? तो इसकी बात करें तो 1939 में जो है मैरिया मांटेसरी भारत आए थे। 106 की अगर हम बात करें तो जनसंख्या शिक्षा से सबसे अधिक उत्तरदायित्व है। जनसंख्या शिक्षा में जो है सबसे अधिक उत्तरदायित्व जो जनसंख्या शिक्षा दिया जाता है, अभिभावकों का या समाज का, शिक्षकों का या राष्ट्र का? तो इसमें जो जनसंख्या शिक्षा होती है, इसमें सबसे अधिक उत्तरदायित्व की बात करें तो इसमें शिक्षकों का होता है। शिक्षक जो है जनसंख्या शिक्षा के बारे में जो है पढ़ाता है स्कूल, कॉलेज में।
उसके बाद में 107 नंबर की हम अगर बात करते हैं तो शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? प्रशिक्षण शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जो चुनौतियां होती हैं शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियां हैं, ये हो गया जैसे प्रशिक्षण शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम अगर आपका सही नहीं है, शासकीय उदासीनता, जो शासकीय जो शासन में है वो उदासीन बिल्कुल निष्क्रिय हैं। तो 108 नंबर हम देखते हैं, 108 नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे 108 में दिया है कि पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। पाठ योजना का निर्माण क्यों आवश्यक है? छात्रों के पढ़ने की प्रेरणा हेतु, छात्र को भटकने से बचाने हेतु, शिक्षक का छात्र के विषय में सूचित करने हेतु या शिक्षक को योजनाबद्ध करने हेतु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये शिक्षक को योजनाबद्ध करने हेतु जो है पाठ योजना का निर्माण आवश्यक होता है। उसके बाद में 107 नंबर की अगर हम बात करें तो परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा जो परिवार के द्वारा बालक को जो है प्रदान होती है, जैसे जीवन व्यवहार की शिक्षा, जीवन में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद में पारस्परिक सहयोग की शिक्षा यानी एक दूसरे से सहयोग की भावना किस प्रकार से जो है शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। और जीविकोपार्जन की शिक्षा यानी जो ऐसा शिक्षा आप लोग प्राप्त करिए जिससे जो है जीविकोपार्जन हो सके। इस पर जो है महात्मा गांधी सबसे ज्यादा बुनियादी शिक्षा पर जो है जोर देते थे। तो इस प्रकार जो है परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त जो होती है उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। 110 नंबर की बात करें तो वैदिक कालीन या गुरुकुल शिक्षा इसे कहते थे कि जीवन दर्शन पर आधारित होता था। प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद या व्यवहारवाद, इन सभी ये सभी जो वाद हैं इन सभी के बारे में हम लोगों ने एग्जामरथ बैच के अंतर्गत जो है वहां पे डिस्कशन किया है। अगर आप लोग इसका क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन से यानी वैदिक कालीन जो शिक्षा होती है वह किस दर्शन पर जो है आधारित है। तो दर्शन की बात करें तो ये आदर्शवाद पर आधारित है। ठीक है। वहां पे आदर्श की चीजें बताई जाती थी। उसके बाद में 111 नंबर की हम बात करते हैं तो 111 में दिया है आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में था? शिक्षण विधि में था, उद्देश्यों में था या पाठ्यक्रम में था या बालकों में था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये उद्देश्यों में था। आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान था वो उद्देश्यों में था कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। उसके बाद में राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित की गई थी? जो राम मूर्ति समिति थी वो क्यों गठित की गई थी? आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं। विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए या राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा हेतु, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण हेतु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1886 में बना था, 1886 में इसी का जो है समीक्षा करने के लिए जो है समीक्षा करने के लिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति राम मूर्ति समिति का जो है गठन किया गया था। तो इस प्रकार से आपका सही हो गया। 113 नंबर की बात करें तो राधा कृष्णम आयोग की संतुतियां संबंधित थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हायर एजुकेशन से संबंधित था, उच्च शिक्षा से। इस प्रकार से जो है आपका आंसर सही हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि मैकाले मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? 1835 में, 1833 में, 1831 में या 1854 में। तो 1835 में जो है मैकाले ने अपना प्रतिवेदन जो है प्रस्तुत किया था। 115 नंबर की अगर बात करें तो राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। यहाँ पे दिया है जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सभी जो है ये राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं। जातिवाद हो गया, प्रांतीयता हो गया, सांप्रदायिकता हो गया, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रकार से जो है उपर्युक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। 116 नंबर की बात करें तो बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है।
अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि या प्रतिस्पर्धा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर जो होगा ये प्रतिस्पर्धा होगा। ये मुख्य कारण जो है बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है। उसके बाद में 117 नंबर की हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता होती है? अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? जो परिवार में रहकर जो बच्चे समाज से अपने सीखते हैं और परिवार में रहकर सीखते हैं, ठीक है? इसका कोई निश्चित दायरा नहीं होता है कि ये इसका सत्र क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्थान निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता, स्वतंत्रता होती है या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा इस प्रकार से जो है, इसमें अनौपचारिक शिक्षा में क्या है, स्थान निश्चित नहीं होता है, समय निश्चित नहीं होता है या स्वतंत्रता होती है, ठीक है? आप कहीं भी परिवार में रहकर, समाज में रहकर जो है प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार की शिक्षा को जो है अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अगर औपचारिक शिक्षा की हम लोग बात करें, औपचारिक शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो औपचारिक शिक्षा जो है ये एक निश्चित निश्चित समय में दिया जाता है और उसके बाद में स्थान, प्लेस की बात करें तो ये एक निश्चित स्थान पर दिया जाता है और इसमें जो सत्र रहता है ये निश्चित समय और सत्र में दिया जाता है। जैसे मान लो कि आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, तो डीएलएड जो है मान लो कि 6 महीने 6 मंथ का आपका 6 मंथ पर जो है सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है। तो ये आपका जो शिक्षा है ये औपचारिक शिक्षा है। इसमें जो है टाइम का और सब कुछ जो है एक टाइम पर होता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद में 118 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दिया है संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? संविधान में जो है कौन सी ऐसी भाषा है जिसको जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है? हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, अंग्रेजी या फारसी। तो यहाँ पे जो है आपका हिंदी जो होता है, हिंदी जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है। उसके बाद में 119 नंबर की बात करते हैं तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा? तो अगर द्विमुखी प्रक्रिया की हम बात करें, द्विमुखी प्रक्रिया की बात करें तो एडम्स, जैसे यहाँ पे 2 और प्लस 2 करते हैं तो इसको ऐड करते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऐड, ऐड करते हैं। उसी प्रकार से द्विमुखी होगा, द्विमुखी मान लो कि 2 चम्मच है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये अट्रैक्ट करते हैं तो द्विमुखी, ठीक है? ये अट्रैक्ट करते हैं तो द्विमुखी में जो है ऐड करते हैं तो द्विमुखी होता है। और त्रिमुखी में क्या होगा? यहाँ पे त्रिमुखी में जो है, यहाँ पे 119 नंबर की अगर बात करें तो त्रिमुखी में जो है जॉन ड्यूवी हो जाएगा और अगर द्विमुखी होता तो एडम्स हो जाता, ठीक है? तो इसको जो है आप लोग ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। 120 नंबर की हम बात करते हैं तो शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना या बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना, शारीरिक विकास करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को जब टॉपिक वाइज हम लोग करा रहे थे तो उसमें जो है कराए होंगे हैं। आप लोग नहीं देखे तो वहां से जाके पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर सकते हैं। 120 नंबर की हम बात करें तो शिक्षण के केंद्र 3 केंद्र कौन कौन से होते हैं? अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। शिक्षक विषय अध्यापक श्यामपट्ट, पुस्तकें बालक और अध्यापक, बालक बालिकाएं और अध्यापक। तो यहाँ पे अध्यापक होगा, उसके बाद में बालक होगा और उसका जो सिलेबस होता है पाठ्यक्रम वो होगा। ये फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड हो गया और ये तीसरा हो गया। तो ये किसने कहा है त्रिमुखी प्रक्रिया? तो त्रिमुखी प्रक्रिया में जॉन डेवी ने जो कहा है यही त्रिमुखी प्रक्रिया है। और द्विमुखी प्रक्रिया की बात करें तो इसमें अध्यापक और बालक हो जाएगा, पाठ्यक्रम नहीं होता है। क्या क्या होगा? अध्यापक हो गया है, अध्यापक हो जाएगा और उसके बाद में बालक हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम द्विमुखी प्रक्रिया में कहेगा तो ये 2 होगा और त्रिमुखी प्रक्रिया में कहेगा तो ये तीनों शामिल होगा। द्विमुखी प्रक्रिया कौन कहते हैं? एडम्स, इसको अब भूलना नहीं चाहिए, एडम्स। और त्रिमुखी प्रक्रिया जो है डीवी कहते हैं, ठीक है? तो उसके बाद में हम लोग 122 नंबर देखते हैं, शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना सकते हैं चित्रकला द्वारा, विज्ञान द्वारा या शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियों द्वारा या लेखन की कला द्वारा, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है रोचक और प्रभावी अगर बनाना चाहें तो शिक्षक में प्रयुक्त तो अलग अलग युक्तियां जो है प्रयोग करके हम लोग जो है शिक्षक को रोचक और प्रभावी बना सकते हैं।
123 नंबर की हम बात करते हैं तो शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसका है? जॉन डेवी का, रूसो का, फ्रोवेल का या मॉन्टेसरी का? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये फ्रोवेल है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 2007 में, 8 में या 2009 में या 2010 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 2009 में जो है बाल शिक्षा, ये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम जो है पारित हुआ था। उसके बाद में 124 125 का राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि को रोकने के उपाय बताना, करोड़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना, एड्स नियंत्रण करना या जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। तो इसका जो राइट आंसर होगा करोड़ों में जन आधिक्य के बारे में जागृत करना। उसके बाद में 126 नंबर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1980 में, 1982 में, 1986 में या 1988 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। अगर वन्य संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1972 में आया था। ठीक है। 127 नंबर शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो त्रिमुखी अभी यही क्वेश्चन हम लोग जो है देखे हुए हैं। त्रिमुखी प्रक्रिया है, ड्यूवे का है। तो इस प्रकार से ये सही हो गया। 128 नंबर फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति क्या है? किंडरगार्टन, बाल उद्यान, हस्तकला या फिल्म प्रोजेक्टर? तो यहाँ पे फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति की अगर बात करें तो यहाँ पे किंडरगार्टन जो है ये फ्रोबेल द्वारा जो है प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है। उसके बाद में 129 नंबर की बात करते हैं तो जनसंख्या का यांत्रिक साधन क्या होता है? जनसंख्या का यांत्रिक साधन क्या होता है? टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर या उपयुक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे जो है टेलीविजन भी होता है, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर या उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी हो जाएगा। 131 नंबर की बात करते हैं रूढ़वादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है करोड़ों की बालिकाओं की, बालकों की या दिव्यांगों की? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये करोड़ों की जो है ये गंभीर समस्या है। 131 नंबर की अगर हम बात करें तो परोपकार हो गया, सत्यनिष्ठा हो गया, क्षमाशीलता हो गया, उदाहरण हो गया। तो सामाजिक मूल्य, वैयक्तिक मूल्य, मानव मूल्य, इनमें से कोई नहीं। तो 131 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे सामाजिक मूल्य जो होता है ये जो है ये उदाहरण होते हैं परोपकार, सत्यनिष्ठा और क्षमाशीलता के। 132 नंबर की बात करते हैं तो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का क्या आशय है? जो वैदिक साहित्य में शिक्षा दी जाती थी उसका क्या आशय होता था? विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय या उपयुक्त सभी? तो इसकी बात करें तो विद्या भी होता था, ज्ञान भी होता था और बोध तथा विनय भी होता था। तो उपयुक्त सभी जो है इस प्रकार से यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। 133 नंबर की बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ज्ञान अर्जित करना, निर्माण की प्राप्ति, मूल्य विकसित करना, बालिकाओं का शैक्षिक विकास करना? तो इसका जो राइट आंसर है निर्माण की प्राप्ति करना जो है ये बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। 134 नंबर की बात करें तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रवज्जा संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार। तो इसकी अगर हम राइट की बात करें तो उपनयन संस्कार जो है ये वैदिक कालीन का संस्कार होता था। अब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि उपसंपदा संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार और प्रवज्जा संस्कार इन सभी के बारे में हमने जो है लेक्चर में जो है एग्जामरत बैच जो आपका चल रहा है उसमें जो है डिस्कशन किए हैं। इसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका मतलब क्या होता है, ये किस किस काल में मनाया जाता था। और उसके बाद में 135 नंबर की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या युवावस्था में? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बाल्यावस्था में जो है प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है। 136 नंबर की बात करें तो शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जो शिक्षा होता है ये स्वस्थ शरीर होना चाहिए, तो वहां पे जो है स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होगा। ये कथन किसका है? ये कथन जो है ये फेमस बिल्कुल कथन अरस्तु का है। ये क्वेश्चन बीएड में आता है और डीएलएड में बार बार आता है। 137 नंबर की बात करते हैं तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास या सर्वांगीण विकास? तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है कि चारों पक्षों का विकास, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक यानी सभी प्रकार के विकास का
विकास किस प्रकार से किया जाता है, ये शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। उसके बाद में 138 नंबर की बात करें तो बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसने कहा है? ठीक है, रूसो हो गए, एडम्स हो गए, नन हो गए या अरस्तु हो गए। तो ये कथन जो जिसने कहा है ये रूसो साहब है। उसके बाद में मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या होता था? मदरसों में जो है शिक्षा का माध्यम की अगर बात करें तो मदरसों में जो है फारसी पढ़ाया जाता था। ये मुगल काल की शिक्षा थी मध्यकालीन भारत में। 140 नंबर की बात करें तो वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है रामायण से, वेदों से, कुरान से या बाइबिल से। तो वैदिक कालीन जो शिक्षा होती थी ये किससे संबंधित होता था, यहाँ पे ये बताना है। तो वेदों से जो है वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित होता था। 141 नंबर की बात करें किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं, फ्रोवेल, मॉन्टेसरी, रूसो या हर्बर्ट। तो इसकी राइट की बात करें तो फ्रोवेल को जो है किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। 142 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 142 में पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष या महात्मा गांधी या आचार्य विनोबा भावे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये श्री अरविंद घोष ने जो है ये पांडिचेरी में जो है शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना किया था। 143 नंबर की हम बात करते हैं कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन तीन भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया गया है। किसने किया है? मॉन्टेसरी ने, फ्रोवेल ने या डाल्टन ने या रूसो ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये मॉन्टेसरी ने जो है कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा इन तीन भागों में शिक्षण पद्धति में विभाजित किया है। 144 नंबर की हम बात करते हैं तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक होता है सुविधाओं की सर्व सुलभता, सर्वव्यापी नामांकन या स्थायित्व का सर्वव्यापीकरण या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सुविधाओं की सर्व सुलभता, ये शिक्षा का सार्वभौमिकरण की आवश्यकता होती है। 145 नंबर की बात करें तो नई शिक्षा नीति 1986 में समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा में समान सहभागिता हेतु बल दिया गया है। अनुसूचित जातियों की शिक्षा, स्त्रियों की समानता हेतु शिक्षा, अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे अनुसूचियों तथा विकलांगों की शिक्षा, इसमें नई शिक्षा नीति 1986 जो था उसमें समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा में समान सहभागिता हेतु बल दिया गया है। इस पर अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा पर जो है विशेष बल दिया गया है। 146 नंबर की हम बात करते हैं तो मूल्य व आदर्श विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश समझ सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं, यह कथन किसका है? जाबरजेका ने या जॉन डब्ल्यू ट्रेकर का है, सोरोकिन का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ड्रेकर। शिक्षा में परियोजनवाद के जन्मदाता कौन है? विलियम जेम्स हो गए, रूसो, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये विलियम जोन्स है। इसके बाद हम लोगों का 3 क्वेश्चन बाद ये समाप्त हो जाएगा वीडियो। 150 नंबर तक आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, गिजुभाई बधेक का या जवाहरलाल नेहरू का। तो ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का ये कथन है। उसके बाद में 149 नंबर गिजुभाई बधेका ने बालकों को संज्ञा दी है, बाल देवो भव, बालक ही भावी नागरिक है, बालकों की शिक्षा उत्कृष्ट हो, बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ हो। तो 149 नंबर की अगर बात करें तो बाल देवो भव ये इनकी संज्ञा दिए थे ये बालक को। उसके बाद में 150 नंबर है पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्वयन के जिस क्षेत्र में आया हो वह है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा, शैक्षिक अवसरों की समानता। तो यहाँ पे आपका ये शैक्षिक अवसरों की समानता इसमें जो है क्षेत्र में सबसे अधिक क्या पूछा है कि पब्लिक स्कूलों में विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों के क्रियान्वयन के जिस क्षेत्र में आई है वह क्षेत्र, तो शैक्षिक अवसरों की समानता इसमें जो है आया हुआ है 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक है? महात्मा गांधी। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो है 50 से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद वाला क्वेश्चन 151 नंबर से हम लोग जो है
अगले वीडियो में करने वाले हैं। और आप लोग अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ नोट्स प्राप्त हो जाएगा। सोशल मीडिया से आप लोग जुड़ना चाहें तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस प्रकार से जो है आप लोगों का राजन सीरीज जो है कंप्लीट कराया जाता है। अभी तक जो है इसके पहले वाला पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को जो है अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।